मेरी असलियत जानना चाहते हो तो सुनो। उसने मेरे चेहरे पर नजरें जमा दी। मैं भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रा की एजेंट हूँ। क्या? मैं उछल पड़ा। ये सच है। सीता के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। ये कॉलेज के ज़माने की बात है। एक रोज़ कॉलेज ही में शिताब नामी औरत से मेरा सामना हो गया। वो आनंद नामी किसी लड़के के बारे में पूछ रही थी। आनंद मेरी ही क्लास में पढ़ता था, लेकिन उस रोज़ वो कॉलेज नहीं आया था। न जाने क्यों मुझे उस औरत पर शुबह सा हुआ और मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। मैं 2-3 दिन तक उसकी निगरानी करती रही। इस दौरान आनंद ने भी कम से कम 3 मरतबा उससे मुलाकात की थी और ये मुलाकातें निहायत पुरस्कार अंदाज में जयपुर से बाहर अंबर के पुराने मोहल्लात में हुई थी। न जाने क्यों उस औरत पर मेरा शुबा बढ़ता गया। मैंने सरसरी से अंदाज में आनंद से उस औरत के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने साफ इनकार कर दिया कि वो किसी औरत को नहीं जानता। बकौल उसके पिछले कई रोज से किसी औरत से उसकी मुलाकात नहीं हुई। मेरा शुबा बढ़ता गया। वो औरत 3 दिन बाद गायब हो गई। 1 महीने बाद वो औरत मुझे दोबारा नजर आई। मैंने फिर उसकी निगरानी शुरू कर दी। इस मरतबा वो आनंद से मिलने कॉलेज नहीं आई थी, लेकिन अगले ही रोज मैंने आनंद को उसके साथ देख लिया। वो एक गैर मारूफ से रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। आनंद की उम्र 22 के लगभग रही थी, जबकि वो औरत 40 के करीब थी। मुझे उन दोनों के इस तरह छुप छुप के मिलने पर हैरत थी। इसमें शुबा नहीं था कि 40 की होने के बावजूद वो औरत बेहद हसीन थी, लेकिन हैरत तो मुझे आनंद पर थी। वो नौजवान और खूबसूरत लड़कियों का दिल दादा था। एक अधेड़ उम्र औरत के चक्कर में किस तरह फंस गया था। मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा था। मैंने उनकी निगरानी जारी रखी और तीसरे रोज उन दोनों का पीछा करती हुई नरदाली मार्ग के इलाके में वाक़ एक बंगले तक पहुंच गई। उनके आने से पहले वो बंगला मुकम्मल तौर पर तारीकी में डूबा हुआ था, लेकिन फिर रोशनी नजर आने लगी। मैं किसी न किसी तरह दीवार फलांग कर अंदर पहुंच गई। मैं दबे कदमों बंगले की इमारत के साथ घूमती हुई उस खिड़की के सामने पहुंच गई जहां रोशनी हो रही थी। वो बेडरूम था। उस कमरे में आते ही शिताब नामी उस औरत ने साड़ी उतार दी थी। उसके जिस्म पर सिर्फ मुख्तसर सा ब्लाउज और पेटीकोट था। आनंद उसके सामने खड़ा उसे भूखी नजरों से देख रहा था। इस औरत ने अपनी बाहें फैला दी। आनंद वालिहाना अंदाज में उससे लिपट गया और वो दोनों बेड पर गिर गए। और फिर वहाँ जो कुछ हुआ मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। वो शैतानी खेल था जो बड़ी गर्मजोशी से खेला जा रहा था। मैं अगरचा उस वक्त खिड़की के सामने से हट गई थी, लेकिन अपने आप में अजीब सी सनसनी महसूस कर रही थी। मेरे सीने में अंगारे भर गए थे और दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। पता नहीं कितनी देर गुजर गई थी और फिर बातों की आवाज़ सुनकर मैं जैसे होश में आ गई। मैंने उठकर दोबारा खिड़की में झांका तो इस मर्तबा एक और सनसनीखेज मंजर देखने को मिला। वो दोनों बेड पर बैठे हुए थे। उनके बीच सिगरेट के पैकेट के बराबर एक डिबिया रखी हुई थी, जिसमें कई बटन लगे हुए थे और एंटीना की तरह एक तार बाहर को निकली हुई थी। शिताब नामी वो औरत आनंद को उस डिब्बे के बारे में कुछ बता रही थी और आनंद बार बार इस तरह सर हिला रहा था जैसे वो उसकी बात समझ रहा हो। फिर शिताब उठकर अलमारी के करीब चली गई। अलमारी खोलकर उसने वेलवेट के कवर वाली डिबिया निकाल ली, जो हुजूम में पहली डिबिया के बराबर ही थी। और ये एक खूबसूरत टाइपिन है तुम्हारे पिताजी के लिए। शिताब की आवाज मेरी समाज से टकराई। 3 दिन बाद तुम्हारे पिताजी की सालगिरह है और तुम जानते हो वो अपनी सालगिरह हमेशा घर वालों के साथ ही मनाते हैं। इस मरतबा भी वो 1-2 दिन की छुट्टी लेकर जैसलमेर से यहाँ ज़रूर आएंगे। तुम ये टाइपिन इन्हें सालगिरह के तोहफे के तौर पर दे दो। शिताब ने डिबिया खोलकर वो टाइपिन आनंद को दिखाई और उसे डिबिया में रखकर डिबिया आनंद के हवाले कर दी। इसके बाद वो देर तक बातें करते रहे। शिताब ने आनंद को एक बार फिर दूसरी डिबिया के बारे में समझाया, जिसमें एंटीना और बटन लगे हुए थे। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि वो किसी किस्म का ट्रांसमीटर था और इसके बाद फिर वही शैतानी खेल शुरू हो गया, जिसे देखने की मुझ में ताब नहीं थी। मैं वहां से हट गई और दबे कदमों चलती हुई दीवार फलांग कर बंगले से बाहर आ गई। मेरे दिमाग में इस वक्त सनसनाहट सी हो रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। शिताब ने आनंद को वो ट्रांसमीटर क्यों दिया है और उसके पिताजी के लिए टाइपिन क्यों दी है। दफतन मेरे दिमाग में धमाका सा हुआ। आनंद के पिताजी फौज में कर्नल थे और जैसलमेर छावनी में ड्यूटी दे रहे थे। मैंने कुछ जासूसी कहानियां पढ़ रखी थी और बाज़ फिल्मों में भी ऐसी चीज़ें देख रखी थी और अब मुझे ये सब कुछ देखकर यकीन हो गया था कि ये भी कोई जासूसी ही का चक्कर है। वो शिताब नामी औरत दुश्मन की एजेंट थी और उसने आनंद को भी अपने जाल में फंसा लिया था। आनंद के पिताजी फौज में कर्नल थे और जैसलमेर छावनी में तैनात थे, जहाँ से पाकिस्तान की सरहद 50-60 मील से ज्यादा नहीं थी। मैं वो रात नहीं सो सकी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। अगर मैं ये बात पुलिस को बताती तो कोई फ़ायदा ना होता। पुलिस के काम करने का तरीका
कार कुछ ऐसा है कि वो काम कम और शोर शराबा ज़्यादा करती है। वो शिताब को पकड़ तो लेती लेकिन घूंस लेकर छोड़ देती। दूसरे दिन शिताब फिर गायब हो गई। उस बंगले पर ताला पड़ा हुआ था। अगले रोज़ आनंद कॉलेज नहीं आया। सालगिरह वाले दिन उसके पिताजी भी जयपुर पहुंच गए थे। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मेरे जहन में गोपाल का ख्याल उभरा। वो नया नया फ़ौज में गया था और उन दिनों एकेडमी में था। उससे रब्ता करना मुश्किल था। मुझे अपने एक और रिश्तेदार का ख्याल आ गया। वो भी फ़ौज में अफसर था। मैंने फ़ोन पर उससे बात की तो वो उसी रोज़ जैसलमेर से जयपुर पहुंच गया। उसी रोज़ बड़ी राजदारी से आनंद को हिरासत में ले लिया गया और उसके पिताजी को तोहफे में दी जाने वाली टाइपिन भी कब्जे में कर ली गई। इस टाइपिन के अंदर बहुत नन्हा सा और बहुत ताकतवर ट्रांसमीटर पोशीदा था। उस ट्रांसमीटर के जरिए दुश्मन हमारे फौजी अफसरों की बातें सुनते रहते और सरहद पर इंडियन फौज की सरगर्मियों से आगाह रहते। आनंद को इस राजदारी से हिरासत में लिया गया कि किसी को पता भी नहीं चल सका। उसके कब्जे से वो ट्रांसमीटर भी बरामद कर लिया जो शिताब ने उसे दिया था। पूछगछ के दौरान आनंद ने बताया कि शिताब से उसकी मुलाकात चंद माह पहले ही हुई थी। उसने उसे अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया और पैसों का भी लालच दिया था। ये ट्रांसमीटर उसे इसलिए दिया गया था कि वो अपने पिताजी से हासिल होने वाली मालूमात के बारे में उसे आगाह करता रहे। आनंद ने शिताब के बारे में बताया कि वो दिल्ली की रहने वाली है। उसके बताए हुए पते पर दिल्ली में छापा मारा गया, लेकिन शिताब को शायद आनंद की गिरफ्तारी की खबर मिल चुकी थी। वो रूपोश हो गई और उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। सीता खामोश हो गई, चंद लम्हे इधर उधर देखती रही, फिर बोली, इस वाक़े के चंद रोज बाद 2 आदमियों ने मुझसे रब्ता किया। वो इंटेलिजेंस एजेंसी रा के अफसर थे। वो मुझे अपने दफ्तर में ले गए जहाँ 2 और बड़े अफसरों से मेरी मुलाकात कराई गई। उनमें एक औरत भी थी। रा को पता चल गया था कि मेरी वजह से इंडियन फौज के खिलाफ एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई थी। उनके ख्याल में मेरे अंदर वो तमाम तर सलाहियतें मौजूद थीं जो एक रा के एजेंट में होनी चाहिए थी। उन्होंने मुझे एजेंसी के लिए काम करने की पेशकश की और ये वादा भी किया कि मेरी तालीम का हर्ज नहीं होगा। जब तक मैं तालीम से फारिग नहीं हो जाती मेरी तरबियत का सेशन जारी रहेगा और तालीम से फारिग होने तक मैं मुकम्मल तौर पर तरबियत हासिल कर चुकी होंगी। रा के बारे में मैं बहुत कुछ सुन चुकी थी। इनके एजेंट न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान और पूरी दुनिया में फैले हुए थे। मैंने ये पेशकश कबूल कर ली और फिर रफ्ता रफ्ता मुझ पर बहुत से इंकशाफात होते चले गए। इसराइल मुसाद को दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस समझा जाता है, लेकिन रा उसके भी कान काटने लगी थी। पाकिस्तान और कश्मीर के हवाले से रा की पॉलिसी बहुत मुख्तलिफ है। इसराइली मुसाद इस सिलसिले में रा से भरपूर ताउन कर रही है। न सिर्फ रा के एजेंटों को इसराइल में तरबियत दी जाती है बल्कि मुसाद के एजेंट यहाँ भी रा के एजेंटों को तरबियत देते हैं। पाकिस्तान में तखरीबकारी और दहशतगर्दी के लिए राजस्थान में कई ऐसे कैंप कायम हैं जहाँ दहशतगर्दों को तरबियत दी जाती है। पाकिस्तान से इन नौजवानों को यहाँ लाया जाता है जो किसी न किसी वजह से अपने लोगों और अपनी हुकूमत से नाराज़ हैं। ऐसे लोग बड़ी आसानी से लालच में आकर रा के एजेंटों के हाथ लग जाते हैं। यहाँ इनकी ब्रेन वॉशिंग करके इनके दिल और दिमाग में पाकिस्तान के खिलाफ शदीद नफरत भर दी जाती है। मुसाद और रा के एजेंट इन्हें तखरीबकारी और दहशतगर्दी की तरबियत देते हैं। इसके बाद इन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाता है जहाँ वो बेदर्दी से अपने ही लोगों पर मौत बरसाते हैं, बमों के धमाके करते हैं और तबाही और बर्बादी फैलाते हैं। बहरहाल वो एक बार फिर खामोश हो गई। उसने अपनी एक टांग समेट कर घुटना ऊपर उठा लिया। तालीम खत्म होने के बाद मुझे रा की तरफ से बाकायदा असाइनमेंट दिए जाने लगे। मैं सरहद पार करके 2 मरतबा कराची भी जा चुकी हूँ। इधर मेरे घर वालों को बिल्कुल पता नहीं था कि मैं किन सरगर्मियों में मसरूफ़ हूँ। मैंने तो इन्हें ये भी खबर नहीं होने दी कि मैं रा के लिए काम कर रही हूँ। इसी दौरान गोपाल सिंह मेरा कज़न 2nd लेफ्टिनेंट की हैसियत से फौज में अपनी ड्यूटी संभाल चुका था। कुछ अरसे बाद उसे कश्मीर भेज दिया गया जहां वो लेफ्टिनेंट बन गया। मैंने उन दिनों एजुकेशन का एक स्पेशल कोर्स शुरू कर दिया था। मेरा एक मुसलमान दोस्त सलीम इस सिलसिले में मेरी मदद कर रहा था। गोपाल कश्मीर से वापस आ चुका था। एक रोज वो हमारे घर आया तो मैं अकेली थी। उसके दिल में हवस जाग उठी और उसने मुझे दबोच लिया। उसने मुझे रोंद डाला और फिर सलीम भी आ गया। गोपाल को उसने बुरा भला कहा तो गोपाल ने उल्टा उसी को फंसा दिया। पहले खुद उसे मारा पीटा, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने सलीम पर इतना तशद्दुद किया कि वो ख़त्म हो गया। मैं अगर चाहती तो अपने रा के ताल्लुकात बुरोकार ला के गोपाल को ना सिर्फ फौज से निकलवा देती बल्कि उसे सड़ने के लिए ज़िंदगी भर के लिए जेल में भी डलवा देती। लेकिन मैं खुद उससे इंतकाम लेना चाहती थी और मौके की तलाश में रहने लगी। इन्हीं दिनों कश्मीर के हवाले से तुम्हारा और अंगूरी का बड़ा चर्चा था। तुम दोनों कश्मीर में भारतीय फौज को पै दर पै नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहे थे और तुम लोगों के जिंदा या मुर्दा
गिरफ्तारी के लिए फौज और हिंद सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए के इनामात मुकर्रर किए गए थे। बिल आखिर तुम लोगों की गिरफ्तारी के लिए एक नई पॉलिसी इख्तियार की गई। मुझे कश्मीर और तुम्हारे बारे में ब्रीफिंग देकर कश्मीर भेज दिया गया। मंसूबा यह था कि मैं मुजाहिदा के रूप में किसी न किसी तरह तुम तक रसाई हासिल करूं और तुम्हें किसी चक्कर में फंसा कर वहां से निकाल लाऊं। मुझे बताया गया था कि कश्मीरी मुसलमान कश्मीर में आबाद हिंदुओं पर बेपनाह जुल्म ढा रहे हैं। वो हिंदुओं को वादी से निकाल देना चाहते हैं, उनकी बस्तियों को आग लगा दी जाती है और उनका कत्लेआम हो रहा है। हिंदू अपना सब कुछ छोड़कर वहां से भागने पर मजबूर हो रहे हैं। पुलिस हिंदुओं की जान और माल की हिफाजत करने में नाकाम हो गई तो उनकी रक्षा के लिए फौज भेज दी गई। कश्मीरी मुसलमान खुली बगावत पर उतर आए हैं। उन्होंने फौजी कैंपों और काफिलों पर हमले शुरू कर दिए हैं। इस सिलसिले में इन्हें पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत हासिल है। पाकिस्तान इन्हें धड़ाधड़ असला फराहम कर रहा है। गोपाल सिंह ने जयपुर में मेरे साथ जो कुछ किया था, इससे मुझे उससे नफरत हो चुकी थी और फिर वो मज़े ले लेकर बता रहा था कि वो कश्मीर में किस तरह मुसलमान औरतों को अपनी हवस का निशाना बनाता रहा था। और जब मैंने कश्मीर में अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा तो भारतीय फौजियों से मेरी नफरत दो चंद हो गई। लेकिन मैं एक मिशन पर निकली हुई थी। सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद मैंने तहैया कर रखा था कि तुम तक ज़रूर पहुंचूंगी। मैं डोडा में अपने मामा के गांव में थी तो अंगूरी की हलाकत की खबर मिल गई और ये भी पता चला कि तुम जख्मी होकर भागने में कामयाब हो गए हो। इससे सिर्फ एक रोज़ पहले मैंने चचा कुर्बान अली के साथ डोडा में एक मुसलमान मुजाहिद से मुलाकात करके इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं इस तहरीक में शामिल होना चाहती हूँ। लेकिन उसे पता चल गया था कि मैं हिंदू हूँ। मैंने भी अपना धर्म नहीं छुपाया था। उसने ये कहकर साफ इनकार कर दिया था कि कोई हिंदू कश्मीरी मुसलमान और उनकी तहरीक का कितना ही हमदर्द क्यों ना हो, उसे तहरीक में शामिल नहीं किया जा सकता। और फिर अगले रोज तुम मुझे बेहोशी की हालत में मिल गए। तुम शदीद जख्मी थे। मैं तुम्हें गार में ले गई। मेरे दिल में एक उम्मीद पैदा हो गई। मेरा ख्याल था कि मैं तुम्हारा इलाज करूंगी और इस तरह शायद मैं तुम्हारे तवस्सुत से तुम्हारी पार्टी और फिर शिमरोज तक पहुँचने में कामयाब हो जाऊँ। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम ही शिमरोज हो तो मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आने लगा। मैंने सोचा था कि अपने मामा की मदद से तुम्हें वहां से निकाल लूंगी, लेकिन न जाने क्या बात थी कि तुम्हारे खिलाफ कोई कदम उठाने को दिल नहीं चाह रहा था। चंद रोज बाद ही मेरे अंदर ये एहसास जाग उठा कि मैं तो तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। प्रेम की ताकत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत तस्लीम किया गया है। इसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ये प्रेम ऐसा जज्बा है जो ना तो दीन धर्म को देखता है और ना ही दोस्त और दुश्मन में तफरीक करता है। और फिर मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हें वहां से निकाल लूंगी तो ज़रूर, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह मंसूबा बनाया गया था। और फिर उस रोज़ जब चश्मे के करीब मुझे दो हिंदुओं ने घेर लिया, हिंदू फौजियों से मुझे और भी नफरत हो गई। और जिस तरह तुमने अपनी जान पर खेल के उन दोनों भेड़ियों से मेरी इज्जत और जान बचाई, इससे मेरे मन में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई। कुदरत भी मेरा साथ दे रही थी। ऐसे हालात पैदा हो रहे थे कि हम दोनों वहां से दूर हटते चले गए और बिलाखिर मैं तुम्हें यहाँ तक लाने में कामयाब हो गई। लेकिन मेरा इरादा हरगिज ये नहीं था और ना ही ये कि तुम्हें सरकार के हवाले कर दूं। लेकिन मैंने सीता के खामोश होने पर उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, तुम तो कैप्टन गोपाल को यहाँ ले आई थी और फिर बड़े फख्र से उसे बता रही थी कि कश्मीर के सबसे खतरनाक उग्रवादी को पकड़ कर ले आई हूँ। ऐसा करना मेरी मजबूरी थी। सीता मुस्कुराई। कैप्टन गोपाल को किसी तरह पता चल गया था कि मैं रा के लिए काम कर रही हूँ और किसी अहम मिशन पर कश्मीर गई हुई हूँ और फिर मैंने उससे अपना इंतकाम भी लेना था। मैं अपनी इस तौहीन को भूली नहीं थी। मेरा सीना अब भी इंतकाम की आग में जल रहा था। उसे कोई चारा डालना जरूरी था। वो चंद लम्हे को खामोश हुई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, कैप्टन गोपाल उस वक्त ऑफिसर मेस में था। मैंने उसे पैगाम भेजकर अलग बुलवा लिया। वो मुझे देखकर चौंक गया। कई महीनों बाद हमारा आमना सामना हुआ था। उसके सीने में एक बार फिर हवस जाग उठी थी। हम अफसर मेस के एक अलग कमरे में बैठे रहे। वो मेरे साथ अपनी शाम रंगीन बनाना चाहता था। वो जल्दी से जल्दी मेरे कपड़े उतारना चाहता था और जब मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया तो वो उछल पड़ा। मैंने उसे बताया कि मैं इस मिशन पर कश्मीर गई हुई थी। अगर मैं शिमरोज को खामोशी से रा के हवाले कर दूंगी तो कुछ मज़ा नहीं आएगा। मैंने उसे लालच दिया कि अगर शिमरोज को उसके तवस्सुत से सरकार के हवाले किया जाए तो उसे प्रमोशन भी मिल सकती है। इस तरह वो आसानी से मेरे जाल में आ गया और यहाँ आकर जो कुछ हुआ सब तुम्हारे सामने है। ये नाटक रचाने की क्या ज़रूरत थी। मैंने उसकी तरफ देखा। नाटक तो ये खुद ब खुद बन गया। मैं तो उसे सिर्फ फांस कर यहाँ लाना चाहती थी। सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक बात और। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, हनुमानगढ़ में वो आदमी कौन था जिसकी लाश। ओह, सीता ने मेरी बात काट दी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट गहरी हो गई।
तुम अभी तक उस वाक़े को भूले नहीं हो। मेरे जहन में एक खलिश सी है। मैंने कहा, वो आदमी कौन था और तुम उस रात कमरे से निकलकर कहाँ गई थी? ओह, उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। तो तुम्हें मालूम था कि मैं रात को कमरे से बाहर गई थी? मेरी आंख खुल गई थी। मैंने जवाब दिया, तुम कमरे में नहीं थी। मुझे नहीं मालूम कि तुम कितनी देर पहले गई थी, लेकिन मेरे जागने के 10-12 मिनट बाद निहायत खामोशी से वापस आ गई थी। और फिर सुबह ये सनसनीखेज इंकशाफ हुआ कि गेस्ट हाउस में एक कत्ल भी हो गया है और मकतूल का गेस्ट हाउस से भी कोई ताल्लुक नहीं था। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, वो कौन था और तुमने उसे कत्ल क्यों किया? तो गोया तुम्हें अब भी शुबह है कि उस आदमी को मैंने कत्ल किया है, सीता बोली। उसके होंठों पर बदस्तूर मुस्कुराहट खेल रही थी। शुबह नहीं, यकीन है, मैंने जवाब दिया। सुबह मैंने कमरे के कालीन पर सुर्ख मिट्टी देखी थी जो तुम्हारी चप्पलों के साथ अंदर तक आई थी। हम खाने के लिए जब सामने वाले लान में गए थे तो तुमने जोगर्स पहने हुए थे और फिर उस तरफ कहीं मिट्टी नहीं थी। गेस्ट हाउस की पिछली तरफ कच्ची जमीन है और मिट्टी सुर्ख है और कमरे में वो सुर्ख मिट्टी तुम्हारी चप्पलों के साथ आई थी। वाह, बहुत गहरा मुशाहिदा है तुम्हारा। सीता के होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। हाँ, यही कह लो। मैंने कहा, वो कौन था और तुमने उसे कत्ल क्यों किया? वो रा का एजेंट गौतम था। सीता ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानता था और उसे ये भी मालूम था कि मैं किस मिशन पर गई हुई हूँ। उसने मुझे देख लिया था। उसे शुबा था कि मेरे साथ शिमरोज के अलावा कोई नहीं हो सकता। उसने वेटर के जरिए पैगाम भिजवा कर मुझे अलग बुला लिया था। उस वक्त मैं भी उलझन का शिकार हो गई थी कि कौन है जिसने मुझे इस कदर राजदारी से अलग बुलाया है। लेकिन जब मैं पौधों की दूसरी तरफ पहुंची तो गौतम को देखकर परेशान सी हो गई। वो बड़ा हरामी आदमी था। उसके जरिए हमारी आमद की इत्तला हमसे पहले ही जैसलमेर और जयपुर पहुंच सकती थी और मुमकिन था कि हमें रास्ते में ही घेर लिया जाता या हमारी निगरानी शुरू हो जाती। उसे शुबा था कि मेरे साथ शिमरोज है, लेकिन मैंने उसे बताया कि शिमरोज को एक होटल में ठहराया गया है। गौतम मुझसे कुछ तलब कर रहा था। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसका मुतालबा पूरा ना किया तो वो रात ही रात में शिमरोज को तलाश करके मौत के घाट उतार देगा और मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मैंने उसे रात 3 बजे गेस्ट हाउस के पीछे एक हुड में बुला लिया और गला घोंट कर उसे हलाक कर दिया। अगर वो बच कर निकल जाता तो हमारे लिए बहुत सी परेशानियां हो सकती थी और मैं नहीं चाहती कि फिलहाल तुम्हारे लिए मजीद परेशानियां पैदा हों। तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। तुम्हारे लिए, सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने कहा था ना कि प्रेम में बड़ी ताकत होती है और मैं इस प्रेम शक्ति पर विश्वास रखती हूँ। वो चंद लम्हे मुस्कुराती हुई नजरों से मेरी तरफ देखती रही और फिर बेड से उतर कर वो मेरे सामने जमीन पर बैठ गई। उसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए और चेहरा उठाकर मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, तुम भी एक बार, सिर्फ एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, बस एक बार। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, हवेली का फाटक जोर जोर से धड़धड़ाया जाने लगा। फाटक बदस्तूर धड़धड़ाया जा रहा था और रात के सन्नाटे में ये आवाज दूर तक फैल रही थी। कौन हो सकता है? सीता ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों से वहशत सी झलक रही थी। तुम जानो, मैंने कंधे उचका दिए। मेरा तो यहाँ कोई जानने वाला नहीं है, तुम्हारा ही कोई चाहने वाला होगा। ये मजाक का वक्त नहीं है। सीता ने मेरी बात काट दी। रात को इस समय कौन हो सकता है? पुलिस भी हो सकती है, मैंने पुरसकून लहजे में जवाब दिया। मुझे अपने आप पर हैरत हो रही थी कि मैं इस कदर पुरसकून क्यों था। हालांकि इस किस्म की सूरत हाल में तो मुझे बदहवास हो जाना चाहिए था। 2 गोलियां तुमने इस हवेली के हाल कमरे में चलाई थी। कैप्टन गोपाल यहाँ ज़िबा होते हुए बकरे की तरह बिलबिलाता भी रहा था। मुमकिन है इन गोलियों और कैप्टन गोपाल की चीखों की आवाज़ इस हवेली से बाहर ना गई हो, लेकिन भागते हुए कैप्टन गोपाल पर गेट के करीब तुमने 3 गोलियां चलाई थी। उनकी आवाज़ सन्नाटे में दूर तक गूंजी थी। हो सकता है पुलिस स्टेशन करीब ही हो और आवाज़ थाने तक पहुंच गई हो। ये भी मुमकिन है कि गोलियों और कैप्टन गोपाल की चीखों की आवाज़ करीब ही किसी हवेली में सुन ली गई हो और उन्होंने पुलिस स्टेशन फ़ोन कर दिया हो। यह मुमकिन नहीं, सीता बोली। गोलियों की आवाज़ बाज़गश्त पैदा करती हुई फिजा में फैल गई थी। इस तरह ये अंदाज़ा लगाना दुश्वार होता है कि गोली किस जगह से चलाई गई थी। अगर पुलिस नहीं तो कैप्टन गोपाल के दोस्त होंगे, मैंने कहा। तुम अफसर्स मेस में से गोपाल को बुला कर लाई थी। वहाँ तुम्हें किसी और ने भी देखा होगा। कैप्टन गोपाल के वापस ना पहुँचने पर इन्हें तशवीश हुई होगी। हो सकता है वो उसके बारे में पूछने के लिए आए हों।